Hello and welcome friends, welcome to my channel Law Notes Academy. I am Rashmi Vohra. Okay, let's start. Our today's topic is Civil Procedure Code 1908. I will tell you in this video that what is the historical background of Civil Procedure Code CPC, what is the meaning of CPC, object, its scope and its salient features. So please guys, listen it carefully, read it carefully. It is very helpful for making the notes for you, because I have seen no video or not any video is there on the YouTube for you to provide these types of notes. आपको कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा यूट्यूब पे जो आपको पूरे के पूरे नोट्स बना के दे रहा हो और उन्हें इंग्लिश से हिंदी में एक्सप्लेन भी कर रहा हो ट्रांसलेट करके. सो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि मैं अभी तक बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ इन पे लॉ से रिलेटेड टॉपिक्स पे 5 ईयर कोर्स के लिए. तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल्स को, आप एक बार सब्सक्राइब कीजिए. लॉ नोट्स एकेडमी पे जाइए, आपको बहुत सारे आपके मतलब कि आपके काम की वीडियोस मिलेंगे जिसपे मैंने हर तरह के नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं. अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरा चैनल. ठीक है गाइज़, तो हम स्टार्ट करते हैं. टुडे वी आर स्टार्टिंग सिविल प्रोसीजर कोड 1908. ये है 9th सेमेस्टर BA LLB के अंदर. 5 ईयर कोर्स में 9 सेमेस्टर में आता है और 3 ईयर कोर्स के अंदर आई थिंक 2nd ईयर में आएगा ये. तो ये 5 ईयर कोर्स है मेरा, तो मैं अपने खुद के बनाए नोट से आपको प्रोवाइड कर रही हूँ. तो लेट्स मूव ऑन फ्रॉम सिविल प्रोसीजर कोड. इसको CPC भी कहा जाता है. ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है. इसका ये इंट्रोडक्शन बोला जाता है जिसके अंदर आपको मीनिंग, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, स्कोप, सैलेंट फीचर्स, ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो आज मैं बताऊंगी, दिस इज़ कॉल्ड द इंट्रोडक्शन पार्ट. ठीक है, तो ये एक प्रोसीजरल लॉ है सिविल प्रोसीजर कोड जो है. ठीक है, इसके अंदर सिविल केसेस आते हैं और जो है CRPC जिसको बोलते हैं वो भी प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन वो क्रिमिनल केसेस के को हैंडल करने के लिए है. ये सिविल प्रोसीजर्स को हैंडल करने के लिए, इसमें सारे सिविल केसेस हैंडल किए जाते हैं और उसी से रिलेटेड, सिविल केसेस से रिलेटेड ही सारे सेक्शंस इसके अंदर दिए गए हैं कि उनके लिए क्या क्या प्रोसीजर है. ठीक है, केसेस के लिए. तो ये दिस इज़ द प्रोसीजरल लॉ. ठीक है, ये सिविल प्रोसीजर है और क्रिमिनल के लिए CRPC का है. वो भी आपको मैं फिर क्रिमिनल केसेस के लिए CRPC के भी नोट्स दूंगी. तो आप प्लीज़ गाइज इसको ध्यान से सुनिए, और आपको अगर लिखना है तो आप अपने रजिस्टर में, डायरी में नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आगे काम आने वाला है. अब 9th सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, तो 9th सेमेस्टर में CPC के आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है. सो प्लीज़ गाइज लिसन इट केयरफुली एंड राइट इट इफ़ यू वांट इट. सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे पहले कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच. Moving on, what are the contents of our topic? Today's topic are, number 1, I will tell you historical background. What was the CPC procedure was followed in the history. Okay. Second one is what is the meaning of the code. Third is object. Fourth one is scope of the code. And fifth one is salient features of the code. तो ये सारे टॉपिक्स हैं आज के जो मैं आपको आज कवर करने वाली हूँ. ठीक है गाइज, ध्यान से सुनते रहिएगा. What is the historical background of the CPC? Before 1859, there was no uniform codified law relating to procedure of civil courts in India. Means 1859 से पहले ऐसा कोई यूनिफॉर्म कोडिफाइड लॉ नहीं था जो कि प्रोसीजर बताता था सिविल कोर्ट्स का इंडिया के अंदर. इन दोज डेज द क्राउन कोर्ट्स एट प्रेसिडेंसी टाउन्स, मतलब जो प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, हमारे सबको पता होगा, सबने पढ़ा हुआ है. प्रेसिडेंसी टाउन्स हमारे इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट हुए थे, जो कि थे मुंबई, कलकत्ता एंड मद्रास. ठीक है, ये 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स माने जाते थे. ये मैं आपको वैसे जनरली समझा रही हूँ पहले. तो ये 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स थे जहाँ पे हर चीज़ सबसे पहले स्टार्ट हुई है इंडिया के अंदर. जैसे सुप्रीम कोर्ट्स पहले हुए, कोर्ट्स पहले वहीं पे बने, हर चीज़ जो भी स्टार्ट हुई है इन 3 प्रेसिडेंसी टाउन से स्टार्ट हुई है. क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने, ये ब्रिटिशर्स के टाइम का ही है 1859 जो है, तो उन्होंने ही ये सब बनाए थे और उन्हीं के टाइम से ये तीनों के तीनों प्रेसिडेंसी टाउन्स चलते आ रहे हैं. वहाँ क्राउन कोर्ट्स भी बोला जाता था. तो प्रेसिडेंसी टाउन्स जो थे वहीं पे सब कुछ स्टार्ट हुआ था. ठीक है, तो मैं आपको वो इंट्रोडक्शन दिया उसका मैंने. इन दोज डेज द क्राउन कोर्ट्स एट प्रेसिडेंसी टाउन्स, मतलब क्राउन कोर्ट्स जो होते थे प्रेसिडेंसी टाउन्स में, एंड द प्रोविंशियल कोर्ट्स एट मोफुसिल्स वर गवर्नड बाय द different systems of civil procedure by certain rules, regulations
एंड स्पेशल एक्ट्स एज एप्लीकेबल टू देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। मीन्स उस समय के जो क्राउन कोर्ट्स होते थे प्रेसिडेंसी टाउन्स के, इन्हीं तीनों प्रेसिडेंसी टाउन्स के, और जो प्रोविंशियल कोर्ट्स होते थे उनको मोफिसल्स बोलते थे। वो सब गवर्न किए जाते थे डिफरेंट सिस्टम से। उस समय अलग सिस्टम हुआ करते थे, और जिसके में कि सिविल प्रोसीजर होता था। सिविल प्रोसीजर का डिफरेंट सिस्टम्स थे, और उनके कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस थे, और कुछ स्पेशल एक्ट्स थे जो कि एप्लीकेबल होते थे उस समय, टाइम टू टाइम वो एप्लीकेबल किए जाते थे। उसके लिए मतलब स्पेशली सिविल प्रोसीजर कोड नहीं था, लेकिन उसके लिए कुछ सिस्टम्स बने गए थे, ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए थे, उनके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे डीलिंग होती थी सिविल केसेस की। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1859, मतलब 1859 में, मतलब पहले 1859 से पहले कोई नहीं था ऐसा यूनिफॉर्म कोड्स, ठीक है। 1859 से ही यूनिफॉर्म कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था विद पासिंग ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड एक्ट 8th of 1859। 1859 का 8th एक्ट था ये, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिविल प्रोसीजर के लिए एक यूनिफॉर्म कोड, मतलब यूनिफॉर्म कोड का मतलब होता है जो पूरे ऑल ओवर कंट्री के अंदर अप्लाई किया जाता है, एप्लीकेबल होता है, दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म कोड। तो सिविल प्रोसीजर वाज इंट्रोड्यूस हुआ था आफ्टर विद पासिंग ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, ये पास हुआ था, बट इट डिड नॉट सर्व द पर्पस सिंस इट वाज नॉट एप्लीकेबल टू द सुप्रीम कोर्ट्स। मतलब ये उसने अपना पर्पस पूरा नहीं किया, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट्स में एप्लीकेबल नहीं होता था। तो जो क्राउन कोर्ट्स अंडर द रॉयल चार्टर, मतलब सुप्रीम कोर्ट कब कहाँ होते थे, क्राउन कोर्ट्स में, वही प्रेसिडेंसी टाउन्स में, द रॉयल चार्टर एंड सदर दीवानी अदालत। सदर दीवानी अदालत को बोलते हैं प्रिंसिपल कोर्ट्स, और सुप्रीम कोर्ट्स को बोलते थे क्राउन कोर्ट्स, जो कि रॉयल चार्टर के अंडर आते थे। और जो सदर दीवानी अदालत थी, ये प्रिंसिपल कोर्ट्स होते थे जो जुडिशियल प्लान के अंडर आते थे, ठीक है, बाय गवर्नर जनरल के अंडर आते थे। तो आफ्टर द पासिंग ऑफ द इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट, मतलब इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जब पास हुआ 1861 में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में सबसे पहले पास हुआ था। द सुप्रीम कोर्ट एंड सदर अदालत वर एबोलिश्ड। तब जब इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पास हुआ, तब ये सुप्रीम कोर्ट और सदर दीवानी अदालत जो होती थी पहले, इनको ख़त्म कर दिया गया था। एज इन देयर प्लेस हाई कोर्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड, इनकी जगह पे हाई कोर्ट्स को एस्टेब्लिश किया गया इन देयर प्लेस एट मद्रास में, बॉम्बे एंड कलकत्ता में। ये 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स थे। इन तीनों में पहले सुप्रीम कोर्ट्स चलते थे, या सदर दीवानी अदालत चलती थी, ठीक है। तो वहाँ से इन तीनों टाउन से, प्रेसिडेंसी टाउन से, इनको सुप्रीम कोर्ट को हटा के हाई कोर्ट को लाया गया, और जो कोड 1859 का था वो एप्लीकेबल कर दिया गया हाई कोर्ट्स में। जो कोड ऑफ 1859 था वाज अमेंड हुआ, उसके बाद वो 1878 में अमेंड हुआ, फिर 79 में भी अमेंड हुआ, लेकिन उसके बाद अमेंडमेंट हुई। उसके बाद 1882 के अंदर 3rd कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फिर से इनेक्ट कर दिया गया, मतलब तीसरी बार फिर से इनेक्ट कर दिया गया। तो जो द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1882 था वो फिर से अमेंड हो गया कई बार, उसको मतलब तीसरी बार में 1882 में आया था, लेकिन उसके बाद 82 का भी जो था उसको भी कई बार अमेंड किया गया, क्योंकि धीरे धीरे टाइम के साथ चेंज होते होते चेंजेस जब अप्लाई करना पड़ता है कोई भी कोड, तब उस पर पता चलता है कि हाँ ये चीज़ सही है, ये नहीं है, इसमें ये चेंजेस और होने चाहिए, इसलिए हर एक्ट को अमेंड किया जाता है, ठीक है। तो जो अमेंडमेंट आई थी वो कई बार आई उसमें, फिर अल्टीमेटली जो प्रेजेंट कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है, जो कि अब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो जो हुआ वो फिर पास हुआ, ओवर शेडोइंग द डिफेक्ट्स ऑफ द कोड ऑफ 1882। मतलब 1882 के अंदर जितनी भी कमियां रह गई थी उनको पूरा करने के लिए 1908 के अंदर, मतलब कुछ एक सालों के बाद ये फिर पास हुआ 1908 का कोड, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। मूविंग ऑन, इसके बाद मैं बताती हूँ आपको मीनिंग क्या है सीपीसी का, सिविल प्रोसीजर कोड का मीनिंग क्या है। द लॉ रिलेटिंग टू प्रोसीजर इन द सिविल कोर्ट्स इज रेगुलेटेड गवर्नड बाय द सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। मतलब जो लॉ प्रोसीजरल होते हैं सिविल कोर्ट्स के अंदर वो रेगुलेट किए जाते हैं सिविल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग। 1908 का जो एक्ट है सिविल कोड में उनके प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं। जो कोड, द वर्ड कोड लिटरली मीन्स, मतलब इस कोड का मीनिंग क्या है, अ सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ स्टैट्यूट्स, मतलब एक सिस्टमेटिक कलेक्शन स्टैट्यूट्स की, मतलब बहुत सारे एक्ट्स की एक सिस्टमेटिक कलेक्शन है जिसके अंदर बॉडी ऑफ लॉज हैं, सो अरेंज्ड एज टू अवॉइड, मतलब बॉडी ऑफ लॉ एक लॉज की बहुत बड़ी बॉडी है जो कि अरेंज की गई है टू अवॉइड इनकन्सिस्टेंसी एंड ओवरलैपिंग, मतलब इनकन्सिस्टेंसी एंड ओवरलैपिंग को अवॉइड करने के लिए ये सब इसके अंदर बनाए गए हैं, उसको कोड कहा जाता है। उसके अंदर एक कलेक्शन है इन चीज़ों की, स्टैट्यूट्स की और लॉज की, ठीक है।
इसको कोड कहा जाता है। तो ये इसका मीनिंग है कि ऐसा प्रोसीजर जो कि सिविल कोर्ट्स के अंदर फॉलो किया जाता है सिविल लॉ केसेस के लिए, और गवर्न किया जाता है, गवर्न भी सिविल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग किया जाता है। और कोड का मीनिंग ये है जिसके अंदर सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ स्टैट्यूट्स और बॉडी ऑफ लॉज की होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग क्या है, बॉडी ऑफ लॉ कंसर्न्ड विद द मेथड्स। एक बॉडी ऑफ लॉ, लॉ की एक ऐसी बॉडी जो कि कंसर्न है मेथड से, प्रोसीजर से एंड प्रैक्टिसेस से यूज इन द सिविल लिटिगेशन। मतलब जो कि सिविल लिटिगेशन के अंदर यूज़ किए जाते हैं, द प्रोसीजर्स और द मेथड्स एंड द प्रोसीजर विच आर यूज इन द सिविल लिटिगेशन, दिस इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ लॉज। दीज लॉज आर इंक्लूडेड इन दिस सिविल प्रोसीजर कोड। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस कि भाई बॉडी ऑफ लॉ जो है वो सारी के सारी मेथड्स, प्रोसीजर और प्रैक्टिसेस जो कि यूज़ की जाती हैं सिविल लिटिगेशन में, मतलब सिविल केसेस में यूज़ की जाती हैं, वो सारी के सारे इसके अंदर आते हैं। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इज एस्टैब्लिश इन व्यू ऑफ रेगुलेटिंग द प्रोसीजर्स फॉलोड बाय द सिविल कोड्स। वही बात फिर से कि ये सिविल प्रोसीजर कोड जो है इसीलिए एस्टैब्लिश किया गया था, ये देखते हुए कि रेगुलेट करने के लिए किनको, जो प्रोसीजर जो है सिविल कोर्ट्स में जो अप्लाई किए जाते हैं, ये सिविल कोर्ट्स जिनको फॉलो करता है उन सबको एस्टेब्लिश किया गया रेगुलेट करने के लिए कि भाई क्या क्या प्रोसीजर कैसे फॉलो किए जाएंगे, उनको बनाया गया और रेगुलेट करने के लिए ये बनाया गया है कोड, ठीक है, सिविल कोर्ट्स के लिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड कि अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है कोड का, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कोड। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इज टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू प्रोसीजर ऑफ सिविल कोर्ट्स इन इंडिया। मीन्स कि जो इसका मेन ऑब्जेक्ट है वो यही था कि इसको कंसोलिडेट किया जाए और अमेंड किया जाए लॉज को रिलेटिंग टू प्रोसीजर्स, जो सिविल कोड के प्रोसीजर्स हैं उनको कंसोलिडेट और अमेंड करने के लिए इसका ऑब्जेक्ट यही है बनाया गया, ठीक है। सेकेंड है एज सच इट वॉज एनश्राइंड इन द प्रीएम्बल, ये प्रीएम्बल के अंदर भी एनश्राइंड किया गया है, डाला गया है ऑफ द कोड दैट इट वॉज इनेक्टेड, ये इसी के भी ये इसीलिए इनेक्ट किया गया है, बनाया गया है टू कंसोलिडेट एंड अमेंड, मतलब इसको हम बनाएं, अप्लाई करें और अमेंड करें लॉज को, मतलब बदलाव लाएं जो भी लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर टू बी फॉलोड, मतलब सिविल कोर्ट्स के अंदर जो भी प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं हम उसमें क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। हैविंग सिविल ज्यूरिसडिक्शन इन इंडिया, सिविल ज्यूरिसडिक्शन के लिए सिविल कोर्ट्स में अमेंडमेंट्स लाने के लिए भाई आप क्या क्या चेंजेस ला सकते हो, ठीक है, सिविल केसेस के लिए, मतलब टाइम टू टाइम जो भी चेंजेस ज़रूरी होते हैं, नीडफुल होते हैं, वो अमेंड लाने करने के लिए ही ऐसा सिविल प्रोसीजर कोड लाया गया है। इट रेगुलेट्स एट द एक्शंस इन सिविल कोर्ट्स, मतलब ये सिविल कोर्ट्स के अंदर जो एक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करता है, मतलब रेगुलेट करना मतलब रेगुलर वे में यूज़ करना, ठीक है, रेगुलेट किया जाता है। एंड द पार्टीज बिफोर इट टू द डे ऑफ रियलाइजेशन ऑफ इट्स फॉर्मिटी दैट इज एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री एंड ऑर्डर, मतलब डिक्री एंड ऑर्डर जब आना होता है तो उसके लिए क्या क्या काम कैसे किया जाए, तो वो एक फॉर्म में रेगुलेट कर दिया, मतलब एक रूल बना दिया गया कि अब ऐसे ऐसे प्रोसीजर ये चीज़ें रूल्स फॉलो की जाएंगी, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, इसका सिंपल वर्ड्स में है एम ऑफ द प्रोसीजरल लॉ, इसका एम क्या है, इज टू इम्प्लीमेंट द प्रिंसिपल्स ऑफ सब्सटेंटिव लॉ, मतलब जो सब्सटेंटिव लॉ के प्रिंसिपल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, वो इस प्रोसीजरल लॉ के अंदर लिखा गया है, ठीक है। एम यही है इसको बनाने का, या ऑब्जेक्ट का मतलब यही है कि उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना मतलब यूज़ में लाना, जो कि सब्सटेंटिव लॉ के अंदर लिखे गए हैं प्रिंसिपल्स, जो सब्सटेंटिव लॉ है वो एप्लीकेबल कैसे होगा, उसको अप्लाई कैसे करना है, उन प्रिंसिपल्स के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए ये प्रोसीजरल लॉ बनाया गया है। इट इंश्योर्स फेयर जस्टिस बाय एनफोर्सिंग द राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द सिटीजन, ये इंश्योर करता है कि लोगों को, सिटीजन्स को पूरा का पूरा जस्टिस मिले और एनफोर्स किए जाएँ उनके राइट्स एंड लाइबिलिटीज़, मतलब लोगों के राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ इंश्योर किए जाएँ कि उन्हें पूरा का पूरा न्याय मिल रहा है ठीक से, ठीक है। Moving on to next slide, what is the scope of the CPC? So I will tell you the scope now. First point है, the code is exhaustive on matters specifically dealt with by it. However, it is not exhaustive on the points not specifically dealt with therein. कहने का मतलब ये है कि exhaustive उन matters पे है, exhaustive मतलब fully applicable या पूरी तरह से लागू किस पे होता है, उन्हीं मैटर्स पे होता है जो कि सिविल इसके अंदर डील किए जाते हैं, सिविल मैटर्स के ऊपर ही ये पूरा का पूरा एप्लीकेबल है, डील किए जाते हैं। हाउएवर इट इज़ नॉट, उन बाकियों के साथ नहीं किए जाते जो इसके अंदर आते ही नहीं हैं, उनके ऊपर एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब पूरी तरह से संपूर्ण नहीं है, ठीक है। ये संपूर्ण है उन्हीं के लिए, एग्जॉस्टिव का मीनिंग होता है संपूर्ण, उन्हीं के लिए है जो कि केसेस सिविल के अंदर लाए जाते हैं, और जो नहीं लाए जाते उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता। द लेजिस्लेचर इज़ इनकैपेबल ऑफ
contemplating all the possible circumstances which may arise in future litigation and consequently for providing procedure for them। मतलब ये इनकेपेबल है, कंटेम्पलेट नहीं कर सकता सब पॉसिबल सर्कमस्टांसिस को जो कि फ्यूचर में हो सकती है लिटिगेशन में, एंड कंसिक्वेंटली फॉर प्रोवाइडिंग प्रोसीजर फॉर देम, मतलब उनके लिए प्रोसीजर नहीं कर सकता, ये उनके लिए लेजिस्लेचर जो है ये वाला इनकेपेबल है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, उनके लिए पूरी तरह से नहीं है। जो हो रहा है, जो बने हुए हैं आप अभी जो प्रेजेंट में चल रहे हैं, उनमें क्या अमेंडमेंट लाई जा सकती है, ये उनके लिए है। ठीक है, विद रिगार्ड टू दोज मैटर्स द कोर्ट हैज़ इनहेरेंट पावर, उन मैटर्स को लेकर जो हैं उन कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स हैं टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। मतलब कोर्ट ने ये जो 3 प्रिंसिपल्स जो है फेमस हैं, ये आगे हर एक में लॉ में काम आते हैं, आप देखिएगा, याद रख लीजिएगा ये लाइन, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस के ऊपर ही कोर्ट को इनहेरेंट पावर दी गई हैं, वो इसी के अकॉर्डिंग जो कोर्ट्स हैं वो काम करते हैं। मतलब जस्टिस न्याय, इक्विटी मतलब बराबर समानता, और गुड कंसाइंस मतलब अच्छे तरीके से न्याय देना, ये इन तीनों चीज़ों के ऊपर ही कोर्ट को पावर दी गई है। इनहेरेंट पावर मतलब शुरू से ही ये पावर दी गई है कि इन्हीं के बेसिस के ऊपर कोर्ट के अंदर डिसीजंस लिए जाएंगे। नेक्स्ट है द कोर्ट स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है दैट नथिंग इन दिस कोर्ट शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट। मतलब आधा आधा करके समझा रही हूँ। जो कोड है प्रोवाइड करता है, ये बोलता है कोड, इस कोड में ये कहा गया है कि कुछ भी ऐसा नहीं लिमिट नहीं करेगा। नथिंग का मतलब नथिंग इन दिस कोड शैल बी लिमिट का मतलब अगर कहीं पे स्टार्टिंग में नथिंग लग गया है ना, तो आप ये मत सोचेगा कि आप शैल बी डीम टू लिमिट मतलब ये लिमिट कर रहा है, अदरवाइज अफेक्ट द इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट, मतलब ये लिमिट कर रहा है, नहीं। नथिंग का मतलब कुछ भी ऐसा है जो लिमिट नहीं कर रहा, अदरवाइज अफेक्ट या और अफेक्ट कर रहा है जो इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट को, टू मेक सच ऑर्डर मतलब कुछ ऑर्डर जो कोर्ट जो ऑर्डर देता है उनको ये रोक नहीं रहा, इनहेरेंट पावर्स को रोक नहीं रहा, उसके बीच में रुकावट नहीं ला रहा। नथिंग का मतलब नहीं ला रहा ऐसे ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी, जो कि नेसेसरी हैं, जो ज़रूरत है जिनकी, फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस मतलब न्याय को ख़त्म देने के लिए, न्याय देने के लिए, और टू प्रिवेंट अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट्स मतलब कोर्ट के प्रोसेस को अब्यूज़ करने से रोकने के लिए जो पावर्स दी गई हैं, और पूरा न्याय देने के लिए या जो भी ऑर्डर कोर्ट देता है उसको, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उस पर रोक लगाती हो। ठीक है, कोर्ट को मतलब पूरी पावर, जिस चीज़ की पावर दी गई है कोर्ट उसको पूरा करेगा, उसमें कोई रोक नहीं लगाएगा, ये चीज़ इसमें बताई गई है। द कोड इज़ द जनरल लॉ, ये इसका स्कोप है। ठीक है, स्कोप के अंदर यही पॉइंट्स आते हैं। द कोड इज़ द जनरल लॉ, ये कोड जो है जनरल लॉ है, और इट डज़ नॉट अफेक्ट द लोकल और स्पेशल लॉ इन फोर्स मतलब ये जो कोड है ये किसी लोकल या स्पेशल लॉ को इफेक्ट नहीं करता है। इन इवेंट ऑफ एनी कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कोड मतलब अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है कोड या फिर स्पेशल लॉ के बीच में, अगर कुछ स्पेशल लॉज कुछ टाइम के लिए लिखा होता है, फॉर द टाइम बिंग स्पेशल लॉ इज़ एप्लीकेबल फॉर द टाइम बिंग लिखा होता है या बताया जाता है कि ये स्पेशल लॉ इस टाइम फॉलो किया जा रहा है, तो अगर ऐसा कुछ कन्फ्लिक्ट हो जाता है कि भाई ये कोड तो बना हुआ है लेकिन अब आप स्पेशल लॉ बना रहे हो, तो स्पेशल लॉ जैसे इमरजेंसी के अंदर लॉ होता है, जब इमरजेंसी लग जाती है देश में तो वो स्पेशल लॉ होता है, एक प्रेसिडेंट का रूल लग जाता है, तो उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स तक को रोक दिया जाता है। मतलब जब जैसे इमरजेंसी के अंदर होता है कि स्पेशल लॉ बन गया तो कुछ लॉ बना दिए गए, ठीक है, तो जो लॉ चल रहे होते हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते क्योंकि वो फॉर द टाइम बीइंग होते हैं स्पेशल लॉज। ठीक है, तो स्पेशल लॉज को ही फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है दोनों के बीच में तो द स्पेशल लॉ वुड प्रिवेल, स्पेशल लॉ ही प्रिवेल किया जाता है क्योंकि वो स्पेशली उसी टाइम के लिए बनाया जाता है। हाउएवर द प्रोविजंस ऑफ द कोड वुड प्रिवेल इफ़ द लोकल और स्पेशल इज साइलेंट। अगर जो लॉ जैसे कि ये CPC बन गया है, अगर ये ही फॉलो हो रहा है, अगर ये किसी कोड को मतलब अफेक्ट नहीं कर रहा और बाकी के लोकल और स्पेशल लॉज जो हैं वो साइलेंट हैं, तो फिर यही कोड एप्लीकेबल होगा। अगर इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, भाई ये बोला जा रहा है कि भाई उस लॉ में तो ये लिखा है, ये लिखा है, तो दोनों में इस लॉ में स्पेशल लॉ में ये लिखा है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जैसे कई बार होता है, ठीक है, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है, उसके अंदर एक ये लिखा है उसके अंदर ये लिखा है, तो हम किस वाले को रूल को माने। तो जो स्पेशल लॉ में आया हुआ है तो तब कन्फ्लिक्ट के टाइम पे स्पेशल लॉ ही माना जाएगा, और अदरवाइज अगर उन दोनों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है तो लोकल और स्पेशल अगर साइलेंट है तो यही जो कोड स्पेशली बना हुआ होगा, मतलब ये हर लॉ के लिए है, हर एक्ट के लिए, तो वही वाला लॉ एप्लीकेबल होगा उस समय। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड।
सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कोड। अब मैं आपको बताती हूँ सैलिएंट फीचर्स क्या हैं इस कोड के। फॉलोइंग आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908। इसको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर भी बोलते हैं और CPC भी बोलते हैं, ठीक है। नंबर 1 क्या है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ प्रोसीजरल लॉज। मैंने बताया था ना कि ये प्रोसीजरल लॉ है, तो ये जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है प्रोसीजरल लॉ की। प्रोसीजरल लॉ मैंने बताया एक CPC हो गया, एक CRPC। CPC हो गया सिविल लॉज के लिए और CRPC हो गया क्रिमिनल लॉज के लिए, ठीक है। तो ये प्रोसीजरल लॉज इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि इसके अंदर प्रोसीजर दिया जाता है कि भाई कौन सी चीज़ को आपने कैसे रेगुलेट करना है, कैसे फॉलो करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये सारा प्रोसीजर दिया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसीजरल लॉ होते हैं और ये रेगुलेट करते हैं प्रोसीजर को टू बी अडॉप्टेड इन ऑल सिविल कोड्स। ऐसे प्रोसीजर जिनको फिर रेगुलेट और प्रोसीजर को फॉलो किया जाए, अडॉप्ट किया जाए सिविल कोड्स के अंदर, हैविंग ज्यूरिसडिक्शन इंडिया, जो कि ज्यूरिसडिक्शन इंडिया के अंदर है उनके लिए। इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जनवरी 1909। ये फोर्स में आया था 1909 से आया था। इसका कोड का नाम तो 1908 है लेकिन ये 1 जनवरी 1909 से एप्लीकेबल हुआ था। इसके अंदर क्या है, इट कंप्राइजेज ऑफ 2 पार्ट्स। ये इसके सैलिएंट फीचर्स बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। इसके अंदर क्या है, 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है बॉडी, सेकंड है शेड्यूल। तो बॉडी के अंदर क्या है, द बॉडी कंटेन्स 158 सेक्शंस डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स। इसके बॉडी के अंदर 158 सेक्शंस है जो डिवाइड है 12 पार्ट्स में और वो फर्स्ट पार्ट बनता है, कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट पार्ट। और वाइल द शेड्यूल कंटेनिंग रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर्म्स द सेकंड पार्ट। जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर स्केड्यूल्स हैं जो कि बनाते हैं, जिसके अंदर क्या है, रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं, ठीक है। द स्केड्यूल कंटेन्स 51 ऑर्डर्स। स्केड्यूल के अंदर 51 ऑर्डर्स हैं। ईच ऑर्डर कंटेन्स रूल्स। हर ऑर्डर के अंदर अलग अलग रूल्स हैं। जैसे 51 ऑर्डर्स हैं इन स्केड्यूल्स के अंदर, तो हर ऑर्डर के अंदर रूल्स अलग अलग हैं। द नंबर ऑफ रूल्स वेरीज फ्रॉम ऑर्डर टू ऑर्डर। मतलब हर रूल जो है हर ऑर्डर का अलग अलग होगा। वेरीज फ्रॉम ऑर्डर टू ऑर्डर मतलब एक ऑर्डर का रूल ये है तो दूसरे ऑर्डर का रूल दूसरा होगा, तीसरे का तीसरा होगा, तो दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ओके। एट द एंड ऑफ द रूल्स, मतलब रूल्स के एंड में क्या है, देयर आर 8 अपेंडिसेस पर्टेनिंग टू फॉर्म्स। मतलब उसके अंदर 8 अपेंडिसेस भी हैं रूल्स के बाद में, जिसके अंदर फॉर्म्स दिए गए हैं, मॉडल फॉर्मेट्स दिए गए हैं। किन चीज़ों के फॉर्म्स या मॉडल फॉर्मेट्स दिए गए हैं, ये सिखाने के लिए, बताने के लिए कि ये होते कैसे हैं। नंबर ए है प्लीडिंग्स, प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट। मतलब प्लेंट जो कि प्लीडिंग्स जो प्लीड करते हैं, कंप्लेंट्स वगैरह, रिटर्न स्टेटमेंट्स उन क्या होती हैं। सेकंड है बी है प्रोसेस, सी है डिस्कवरी, इंस्पेक्शन एंड एडमिशन, डी है डिक्रीज, ई है एग्जीक्यूशन, एफ है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स, जी है अपील, रेफरेंस एंड रिव्यू, एंड एच है मिसलेनियस। मतलब इन सब के फॉर्मेट्स दिए गए हैं कि भाई ये कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, ये कैसे बनते हैं, इनमें क्या क्या लिखा हुआ होता है। मतलब जब आपने फाइल करना है केस कोई भी, तो प्लीडिंग्स के लिए क्या पेपर्स बनते हैं, प्रोसेस के लिए क्या होता है, डिस्कवरी या इंस्पेक्शन करनी है, एडमिशन है, तो फिर किसके लिए क्या क्या फॉर्म फिल किए जाएंगे, आपको क्या क्या डिटेल लिखनी है उसके लिए, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स क्या होंगी, एग्जीक्यूशन क्या होगा, अपील के लिए क्या है। तो ये सारे पॉइंट्स उसके अंदर फॉर्म्स दिए गए हैं, मतलब इसके बाद में, रूल्स के बाद में, ठीक है। उसके बाद सैलिएंट फीचर नंबर 3 आता है कि थर्ड सैलिएंट फीचर है इसका, द कोड इज़ अ टेरिटोरियल लॉ। आप इसको प्लीज़ ध्यान से सुनते जाइएगा और लिखते जाइएगा, ये आप याद करेंगे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको ये नोट्स बना के दे रही हूँ, मैं खुद आपको टाइप करके दे रही हूँ अपने नोट्स ये, क्योंकि ये आपके काम के हैं बहुत ज़्यादा, एग्जाम में आप लिख सकते हो इनको, ठीक है। तो प्लीज़ इनको ध्यान से सुनिएगा, लिखना हो तो आप लिखते जाइएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएंगे, जब मर्जी आप इनको दोबारा से पढ़ सकते हैं। आप भूलेंगे नहीं कि हमने कहाँ पे ये चीज़ पढ़ी थी, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको लास्ट में पसंद आता है तो, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है द कोड इज़ ये टेरिटोरियल लॉ है, ठीक है। टेरिटरीज़ में अप्लाई होता है। एक्सटेंड कौन कौन सी टेरिटरीज़ में होता है वो लिखा है। टेरिटोरियल का मतलब कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ नहीं है। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में होता है। एक्सेप्ट मतलब कहाँ का नहीं होता, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में नहीं होता। और बी है स्टेट ऑफ नागालैंड के अंदर, नागालैंड में भी नहीं होता। एंड द ट्राइबल एरियाज़, और जो है ट्राइबल एरियाज़ में भी एप्लीकेबल नहीं है ये, ठीक है।
हाउएवर द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न्ड, जो भी स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की कंसर्न्ड होती है, मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट एक्सटेंड द प्रोविजंस ऑफ द कोड, मतलब एक्सटेंड कर सकती है प्रोविजन को स्टेट गवर्नमेंट जो है वहाँ की, वो नोटिफिकेशन एक ऑफिशियल गैजेट में के थ्रू इशू करके एक्सटेंड कर सकती है प्रोविजंस ऑफ द कोड के, इस कोड के प्रोविजंस को एक्सटेंड कर सकती है, और एनी ऑफ देम टू होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड, मतलब नागालैंड की किसी भी पार्ट के ऊपर पूरे नागालैंड पे या किसी भी पार्ट पे एक्सटेंड कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। इट इज़ सिग्निफिकेंट टू नोट दैट द कोड मेड द प्रोसीजर इन सिविल कोड्स वेरी सिंपल फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स, लाइबिलिटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द सिटीजन, मतलब ये जो कोड बनाया गया है, ये जो है वो प्रोसीजर सिविल कोड्स में होते हैं, बहुत सिंपल है एनफोर्समेंट के लिए। किन चीज़ों की एनफोर्समेंट के लिए? राइट्स, लाइबिलिटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ सिटीजन्स के जो राइट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं और उनकी ड्यूटीज़ हैं, ऑब्लिगेशंस मतलब ड्यूटीज़ के लिए बहुत सिंपल मेथड्स दिए गए हैं कि कैसे एनफोर्स किया जाए उनको। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में ये कहा जाता है द कोड प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म फॉर एनफोर्समेंट ऑफ सब्सटेंटिव राइट्स, मतलब सब्सटेंटिव राइट्स जो दिए गए हैं सिटीजन्स को, उनके लिए एनफोर्समेंट के लिए क्या मैकेनिज्म है, मतलब मेथड क्या है, वो ये कोड प्रोवाइड करता है। उसमें क्या, इसीलिए तो प्रोसीजर लिखा हुआ है, प्रोसीजर बोलते हैं, प्रोसीजर मतलब मैकेनिज्म, मतलब क्या प्रोसीजर है, कैसे इन चीज़ों को एनफोर्स किया जाएगा, उसका पूरा मैकेनिज्म सीपीसी के अंदर लिखा गया है। सिविल कोड्स के लिए सीपीसी में है और क्रिमिनल कोड्स के लिए सीआरपीसी के अंदर है। 9th सेमेस्टर के अंदर सीपीसी और सीआरपीसी दोनों है, फिर 5 ईयर कोर्स के अंदर। तो अभी मैं सीपीसी का बता रही हूँ, फिर आपको सीआरपीसी का भी बताऊँगी, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान से सुनते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट है 5th, द कोड इज़ द जनरल लॉ एप्लीकेबल टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ ऑल सिविल कोड्स, मतलब जो कोड है ये वाला, ये जनरल लॉ है, ये एप्लीकेबल है प्रोसीडिंग्स के ऊपर, ऑल सब सिविल कोड्स की प्रोसीडिंग पे एप्लीकेबल होता है, बिना किसी प्रेजुडिस के टू द लोकल और स्पेशल लॉ इन फोर्स, मतलब बिना लोकल और स्पेशल लॉ को प्रेजुडिस किए बिना, मतलब छेड़छाड़ किए बिना या उसको कन्फ्लिक्ट किए बिना, मतलब आराम से ये एप्लीकेबल होता है, इसलिए जनरल लॉ बोला गया है इसको। तो इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट द स्पेशल लॉ विल प्रिवेल, अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है तब स्पेशल लॉ एप्लीकेबल होगा, प्रिवेल करेगा ओवर द कोड, इस कोड के ऊपर। अगर स्पेशल लॉ के अंदर कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो इस सिविल कोड के से ज़्यादा ऊपर है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेटर है, तो स्पेशल लॉ ही प्रिवेल करेगा। हाउएवर द प्रोविजंस ऑफ द कोड शैल अप्लाई होंगे, अदरवाइज जो प्रोविजंस इस कोड के हैं वही एप्लीकेबल होंगे, वही अप्लाई होंगे इफ़ द लोकल और स्पेशल लॉ इज साइलेंट, अगर ये लोकल और स्पेशल लॉ साइलेंट है तो, ठीक है। द कोड हैज़ बीन अमेंडेड सेवरल टाइम, ये बीन की जगह वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, द कोड हैज़ बीन अमेंडेड सेवरल टाइम्स, ये कोड जो है कई बार अमेंड हुआ है। इट वॉज अमेंडेड फ्रॉम फॉर मोर देन 30 टाइम्स, मतलब ये कोड जो है 30 बार से ज़्यादा अमेंड हो चुका है, 1909 से लेकर 1976 तक। रिसेंटली फिर से ये हुआ था, इट वॉज अमेंडेड 1999 में, और 2002 में फिर से ये अमेंड हुआ था। वाई द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट बन गया था 1999 एंड द सीपीसी अमेंडमेंट एक्ट बना था फिर 2002, ठीक है गाइज। ये सारे इसके फीचर्स मैंने आपको बता दिए। मुझे लगता है आपको, आई होप यू लाइक माई नोट्स, आपको ये नोट्स पसंद आ रहे होंगे, तो आपको धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ गिव योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, आपको पसंद आया तो भी लिखिए, नहीं आया तो भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। आपको और कुछ नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे मेंशन कीजिए उसमें कमेंट बॉक्स में कि आपको और किस टॉपिक पे नोट्स चाहिए, मैं आपके लिए और नोट्स प्रोवाइड करूँगी। ये मेरे खुद के नोट्स हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं, आप इनको लिख सकते हैं, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और जो मेरे को केस लॉज मिलते जाएंगे आगे के टॉपिक्स में, मैं आपको केस लॉज भी देती रहूँगी। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।